So let's start. We are going to start what? Capacitors in parallel combination. So capacitors in parallel. So what we need to study? Capacitors in parallel combination. ठीक है? तो इसके अंदर करना क्या है? जितनी भी पॉजिटिव वाली प्लेट्स है उन सभी को एक कॉमन पॉइंट ए पर कनेक्ट करना है. जितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव प्लेट्स है, उन सभी को एक कॉमन पॉइंट बी पर कनेक्ट कर दिया और ए और बी के बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट का, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू कितनी दे रखी है? V. ठीक है. अब ये ए और बी के बीच में अगर भी है तो ध्यान से देखें ये वायर कहां पे कनेक्ट हुआ है? ए पर, और ये वायर कहां पे कनेक्ट हुआ है? बी पर, और यहाँ ए और बी के बीच में पोटेंशियल बी है. तो इस पूरे वायर यहां से लेकर के यहां तक जो C1 कैपेसिटर है, C1 खुद किसके बीच में कनेक्ट हुआ दिख रहा है? ए और बी के बीच में. तो इसका मतलब इस कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए? वही होना चाहिए जो ए और बी के बीच में है. तो ए और बी के बीच में है V. ठीक इसी तरह से, ठीक है, ठीक इसी तरह से C2 किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी. पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है ए पर, नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है बी पर. तो ए और बी के बीच में कनेक्टेड, ए और बी के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस V का है. तो इसका मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस कितना होना चाहिए? B का. थर्ड देखा C3 की पॉजिटिव प्लेट का वायर ए पॉइंट पर, नेगेटिव प्लेट का वायर बी पॉइंट पर. इसका मतलब ये हो गया कि जो C3 है वो कहां पे कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल होता है? V का. तो हमने बोल दिया कि भाई V वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लाई कर रहा है. तो इसका मतलब ये भी हो गया कि पैरेलल के अंदर सभी के सभी हर एक कैपेसिटर जो ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स है वो सभी के सभी कहां पे कनेक्ट होते हैं? दो टर्मिनल्स के बीच में, और इस वजह से उनका हर एक का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. अब पोटेंशियल सेम रहेगा और कैपेसिटर्स तो अलग अलग पहले से दे रखे थे, तो चार्ज में हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि C = Q/V या Q = CV. ठीक है. तो C की वैल्यू अगर आपने डिफरेंट दे रखी है और उसमें आपने V को कांस्टेंट कर दिया तो डेफिनेटली Q तो डिफरेंट आएगा, है ना? C डिफरेंट चल रहा है. तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये Q, लेट्स सपोज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज यहाँ पर सर्किट में प्रोवाइड करवाता हुआ था Q का, कैपिटल Q का, Q1 Q2 Q3 हमने माने में इट्स नॉट गिवन. गिवन क्या है? C1 C2 C3 कैपेसिटेंसेस आर गिवन एंड V वोल्ट दिस इज गिवन. कैपिटल Q गिवन, Q1 Q2 Q3 आपने टोटली अज्यूम कर रखा है. तो ये यहाँ से गए और वापस चार्ज यहाँ पे आएंगे, तो वापस से चार्ज जैसे करंट होती है, जो काम करंट का होता है रेजिस्टेंस में वही काम यहाँ पे Q कर रहा होता है. तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 मिलकर के वापस V पॉइंट से वापस कितना बना देंगे? Q. तो Q गया था, Q निकल गया. बिल्कुल सही है, चार्ज कंजर्वेशन है, बिल्कुल है. इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये हो गया कि अगर इन तीनों को हटा दिया जाए और बोला जाए कि यार इन तीन चार पांच कहां तक कैपेसिटर लगाते रहेंगे? एक काम करो ना, एक सिंगल कैपेसिटर लिया और जो इन सबका काम इकट्ठा कर दे. तो मार्केट जाओगे और आपको बोलना पड़ेगा कि यार इतने फैरेड का दे दो, तो वो इतने कितने फैरेड का दे दो कैपेसिटर. वही कैलकुलेशन हम करने वाले हैं कि हमें इस कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए इन सबको रिप्लेस कर दें, सिंगल कैपेसिटर मिल जाए तो वो उसका फैरेड, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, दैट्स वी वांट कैलकुलेट. सो लेट्स डू इट. और डेरिवेशन तो मैं इसको रब कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, है ना? लिख लेना, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वेयर ये CP है, ये Q है और ये V है. ठीक है. Q = CP × V. यहां तक ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए आपका इन दोनों डायग्राम. ठीक है, डायग्राम में. So let's do the derivation. डेरिवेशन मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में बताया था कि वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से जो चीज डिवाइड हो रही होती है. तो सीरीज और पैरेलल के अंदर जब हम कैपेसिटर वाले पोर्शन पे बात करते हैं तो उसके अंदर वोल्टेज और चार्ज के बीच में देखना होता है, और अगर रेजिस्टेंसेस होते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच में
करंट और वोल्टेज के बीच में देखते हैं। तो यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल में से क्या चीज डिवाइड हो रही है? चार्ज हो रहा है डिवाइड। Q ए जंक्शन पे डिवाइड हुआ Q1 Q2 Q3, बी जंक्शन पे वापस आया Q1 Q2 Q3 और मिल गया Q। तो हम जहां से डेरिवेशन, वहां से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे जहां से जो चीज डिवाइड हो रही है। तो सिंस जो आपने लिख रखा है कि since the capacities are different but V is same, therefore Q1 Q2 Q3 will be different and they are given by तो next line में लिखोगे first Q1 is equals to C1V equation 1, Q2 is equals to C2V equation 2 and Q3 is equals to C3V equation 3. But since according to charge conservation Q should be is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. यहाँ पे also for equivalent circuit diagram Q will be is equals to Cp into V. तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो by equation 1 2 3 4 5 4 into 5 3 4 into 5 we get what do we get? CPV is equals to C1V plus C2V plus C3V. V is common and after taking common will be cancel out. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है. V is common, C1 C2 C3 V and V gets cancelled and we got C1 plus C2 plus C3. Equation number 6. This is the equivalent capacitance of series combination of sorry माइंड में कुछ और चीजें चल रही थी. Sorry. This is the equivalent capacitance of parallel combination of the C1, C2, C3 and C3. ठीक है, parallel. ठीक है, parallel combination. In general, for n capacitances, yeah, n capacitors having capacitances C1, C2, C3 dot Cn, then Cp will be is equals to C1 plus C2 plus C3, so on, direct sum of all individual capacitances of capacitors. Equation number 7. Special case. ठीक है, मैं इसको इधर वाले इतने से पोर्शन को रब कर देता हूं एटलीस्ट. Special case 1, when C1 is equals to C2 is equals to C3 dash so on is equals to Cn is equals to C. Let मान लिया कि ऐसे बहुत सारे n capacitors are being connected in parallel, n capacitors are connected in parallel and each capacitor is having the same value of their capacitance C. Then what should be the equivalent capacitance of this combination? So what we need to do, we need to add them directly. So if two capacitors would be added, two C valued capacitors would be added,
in parallel, then 2C. 3 capacitors having capacitance C will be in parallel, then 3C. 4 capacitors of value C, 4C, 5, 5C, 6, 6C, and NC. So we got the answer. Cp is equals to C1 plus C2 plus C3 so on plus Cn is equals to C plus C plus C plus C how many times? N times. So C plus C, 2 times C, 2C, 3 times C, 3C, 4 times C, 4C, N times C, NC. It means if each value is having 10 microfarad and there are 50 capacitors would be connected in parallel, then final answer would be 500 microfarad. So obviously, due to direct addition, the final answer will always be greater than the greatest valued capacitor. Whatever would be the greatest valued capacitor, the final answer would be greater than to the greatest valued capacitor being connected in parallel. For example, this is 10, this is 20, this is 30. So 31 would be the greatest capacitor. 30 is the greatest value among these three. 10, 20, 30. But the final answer which we will obtain during the parallel combination should be 10 plus 20 plus 30, 60. Obviously, the value of 60 would be greater than to the greatest valued capacitor. So, in parallel combination of the capacitors, the final answer, the equivalent capacitance will always be greater than the greatest value. While in series combination of the capacitors, the final value, equivalent value of the capacitor would be the minimum from the least valued capacitor being connected in the series combination. Got it? Where we, in series combination, we got the answer CS is equals to C by N. If all capacitor N capacitors are having the same value C, and we got the here NC. So if I'll take the ratio of CS to CP, then final answer will be the 1 upon N square, or if CP to the CS, then final answer is equals to N square. Got it? So you should remember all these data. So I guess you understood. Please note it down. How many of you understood it properly?